हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के आज के एजुसेट टेलीकास्ट में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 8 बीज से बीज तक। बच्चों, यह पाठ बड़ा ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है। तो आइए खेल खेल में एक कहानी के रूप में सीखते हैं अपने आज के इस पाठ को। अरे रामू, ये तुम क्या पढ़ रहे हो और क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? क्या बताऊं श्याम, मैं बीज के बारे में जानना चाहता हूँ। ये कैसे होते हैं, कैसे उगते हैं, और मैं तो जो भी फल सब्जी खाता हूँ उसके अंदर मुझे बीज मिलते हैं। मैं बड़े परेशान हूँ, मैं इनको जानना चाहता हूँ। तो यह कौन सी मुश्किल बात है? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ जो तुम्हें इनके बारे में सारी कहानी बताएगा। चलो चलते हैं। कक्षा 5 में जहाँ बूढ़े बरगद दादा बीज से बीज तक की कहानी अपने नन्हे मुन्ने पौधों को सुना रहे हैं। ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। तुम भी इस कहानी को देखकर सीख जाओगे किस प्रकार से बीज बनते हैं और इनकी क्या कहानी है। चलो चलते हैं। दादा दादा, हमें बताओ, इतने सारे बीज इन सब्जियों के अंदर कैसे आते हैं और ये क्या होते हैं? बच्चों, बीज तो प्रायः हर फल और सब्जी में होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, चना, बाजरा, जीरा या सौंफ। ये सब बीज ही तो हैं। ना केवल सब्जी, अनाज, बल्कि फलों में भी बहुत सारे बीज होते हैं और इन सभी का आकार अलग अलग होता है। और बच्चों, बड़े मजे की बात यह है कि बहुत सारे फलों में तो अनगिनत बीज होते हैं जिन्हें गिनना बड़ा मुश्किल होता है। क्या आप ऐसा कोई फल सोच सकते हैं? हाँ दादाजी, पपीते का फल देखा है मैंने। उसके अंदर बड़े गोल गोल काले रंग के सुंदर सुंदर बीज होते हैं, लेकिन उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा होती है। उन्हें गिनना बड़ा मुश्किल काम है। परंतु दादाजी, मैं सोच रही थी, फल में भी बीज, सब्जी में भी बीज, अनाज में भी बीज, तो क्या बीज में भी कुछ होता है? हाँ, तुम ठीक सोच रही हो बेटा। बीज में भी बहुत कुछ होता है। जैसे आप किसी बीज को जमीन में डालते हो तो बताओ क्या होता है? दादाजी, बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, जिससे नया पौधा निकलता है। हाँ, ठीक कहा तुमने, यह तो मैंने भी देखा है। परंतु दादाजी, यह सब कैसे होता है? शाबाश बच्चों, तुम्हारे अवलोकन की शक्ति तो बहुत बढ़िया है। मैं तुम्हें एक क्रियाकलाप दिखाता हूँ जिससे तुम अच्छे से सीख जाओगे। इस क्रियाकलाप में मैं आपको बीज के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमवार दर्शाना सिखाऊंगा। इन अवस्थाओं से आप सीखेंगे किस प्रकार से जब आप एक बीज को मिट्टी में डालते हैं तो वह धीरे धीरे उगता है। बच्चों, बीज से अंकुर निकलने के लिए बीज को कुछ चीजें आवश्यक रूप से चाहिए होती हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी और उचित ताप। जब इस प्रकार की परिस्थितियां बीज को मिलती हैं तो बीज से अंकुर निकलकर पहले जमीन की ओर जाते हैं और कुछ दिनों बाद इसमें से प्रांकुर के रूप में एक कोंपल ऊपर की ओर निकलती है, जिससे पौधा बनता है। जैसे आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं। जो प्रांकुर निकला है, ये धीरे धीरे जो एक कोंपल है,
ये नीचे अब हम यहाँ इसकी जड़ें दिखा रहे हैं। जैसे जैसे जमीन के ऊपर का जो प्रांकुर है जिससे पौधा बनता है वह बढ़ता है, तो जड़ें भी नीचे की तरफ गति करती हैं और उनकी वृद्धि होती है। यहां हम देख पा रहे हैं कि पौधे की जड़ें विकसित हो रही हैं और ऊपर जो है वो दो कोमल सी पत्तियां विकसित हो रही हैं। जब ये पत्तियां धीरे धीरे उचित वातावरण प्राप्त करती हैं, तो पौधा आगे बढ़ता जाता है। ये सारी बीज के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाएं हैं और ये इनका क्रम भी है। आप भी एक छोटा गमला लेकर के जिसकी तली में छेद हो, उसमें मिट्टी भर के 2-3 बीज डालिए और मिट्टी को गीला करिए। बीज के उगने की प्रक्रिया का आप अवलोकन कीजिए। जिस प्रकार से यहां आप चित्र बनाएंगे, उसी प्रकार से आपके डाले हुए बीज भी गमले में उगेंगे। चित्र आपको अच्छे से समझ आए, इसके लिए इसमें हम रंग भी भरेंगे। शुरुआत में जड़ जो है मिट्टी में है, इसीलिए इसको दर्शाने के लिए हम ब्राउन कलर का उपयोग करेंगे। मिट्टी के बाहर जो बीज उगा है उसको हम हरे रंग से दर्शाएंगे। बच्चों, पौधों में पत्तों का रंग हरा क्यों होता है, ये हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये क्रिया कर सकते हैं। आप और आपका दोस्त या आपके भाई बहन मिलकर के 2 गमलों में बीज डालें और ये देखें किसके बीज सबसे पहले उगे हैं। साथ ही आप यह अवलोकन भी कर सकते हैं कि दोनों में से किसके बीज नहीं उगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप प्रयोग करेंगे या ये क्रियाकलाप करेंगे, उस समय कमरे का तापमान या आपके आसपास जहां आपने गमला रखा है वहां का तापमान, वहां की हवा की जो नमी होती है, उसके अंतर से भी बीजों के अंकुरण में अंतर हो सकता है। इतना ही नहीं बच्चों, इस विषय पर आप अपने माता पिता से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कैसी हवा चाहिए, तापमान कितना हो या मिट्टी कैसी हो, और पानी की आवश्यकता कितनी होती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बातें होती हैं बच्चों। कोई भी पौधा या फसल जब उगाते हैं तो उस पर उसके आसपास के वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप ये भी देखेंगे कि जो बड़े पेड़ हैं उनके आसपास और नीचे जो उनके बीज गिर गए थे, उनसे भी कई छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। और जो चित्र हम बना रहे हैं, इनमें दिखाई गई अलग अलग अवस्थाएं आप ऐसे किसी बड़े पेड़ के नीचे उगने वाले पौधों में देख सकते हैं।
और बच्चों, आप बताएं, किस मौसम में बीज जल्दी से अंकुरित होते हैं या सबसे अधिक मात्रा में अंकुरण होता है? कोई भी बच्चा सोच सकता है। बिल्कुल ठीक सोचा। बरसात का जो मौसम होता है उसमें सबसे अधिक और तीव्रता से पौधे उगते हैं। इस मौसम में आप अपने आसपास फैली हुई हरियाली से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मौसम पौधों के और बीजों के उगने के लिए सबसे उपयोगी है। ये अपना चित्र बना बीज के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाएं। और अंकुरण तो हम अपने घर पर जो चाट बनाते हैं, मूंग की जो दाल है, वहां पर भी हम इस अंकुरण को आसानी से देख सकते हैं। तो ये अपना क्रियाकलाप रहा बच्चों, जिसमें हमने बीज को अंकुरित होते हुए विभिन्न अवस्थाओं में चित्रित किया। बच्चों, अंकुरण के विषय में सबसे जरूरी है किस प्रकार का बीज है। अलग अलग प्रकार के बीज जैसे राजमा, चने, मूंग या मोठ, ये अलग अलग समय लेते हैं अंकुरित होने के लिए। कोई एक सप्ताह में उग सकता है और किसी को 15 दिन भी लग सकते हैं। तो ये हमने यहाँ एक बीज के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाएं चित्रित की। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार से बीज अंकुरित होता है। यही नहीं बच्चों, मैं तुम्हें रामू की बाड़ी में भी लेके चलता हूँ। रामू घिया बोने के लिए खेत तैयार करता है और उसमें घिया के कुछ बीज बो देता है। कुछ दिनों के बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, उनसे बेलें बनती हैं, फिर उन पर फूल लगते हैं और फूलों से फल अर्थात घिया बनती है। और रामू हर साल कुछ अच्छी घिया खेत में ही छोड़ देता है। पक जाने पर उनके बीज बोने के लिए रख लेता है और इससे बड़ा फायदा होता है क्योंकि इन बीजों से घिया की पैदावार अधिक होती है। दादाजी, तो क्या सभी पौधे बीज से ही उगते हैं? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो बिना बीज के उग जाते हैं। आपने केले का अपना साथी जरूर देखा होगा, जिस पर केले लगते हैं, लेकिन केले में बीज नहीं होते। लेकिन दादाजी, यदि केले में बीज नहीं होते, फिर ये कैसे उगता है? बच्चों, इसके तने से ही नया पौधा उगता है। इसका तना जमीन में होता है। अच्छा, तो क्या कुछ और पौधे भी होते हैं दादाजी जो बिना बीज के उगते हैं? हाँ, ऐसे बहुत से और पौधे होते हैं, जैसे गन्ना, गुलाब, गुड़हल। ये बिना बीज के ही उगाए जाते हैं। इन पौधों की किसी टहनी को एक खास तरीके से काट कर कलम तैयार करते हैं और कलम को मिट्टी में रोपने के लिए कुछ समय बाद उससे नए पौधे उगाते हैं। अगर आप आलू को मिट्टी में दबा दो तो उससे भी पौधा उगाता है। क्यों दोस्त, आई बात समझ में? हाँ, समझ आई। परंतु अभी भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे पौधा कहीं उगता है और उसका बीज कहीं और पहुंच जाता है, ये कैसे होता है? बीज कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं? इसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इसके लिए हम बरगद दादा की आगे की कहानी सुनते हैं। बच्चों, बीज बड़े कमाल के होते हैं। इनके कारण पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। अच्छा दादाजी, ये कैसे होता है? आओ बताता हूं। ये आख के बीज हैं। ये बड़े हल्के होते हैं और
हल्के होने के कारण ये हवा के साथ उड़कर बहुत दूर तक जा सकते हैं, जिसके कारण जहां ये बीज पहुंचेंगे वहीं पर आक का पौधा उग आएगा। और अब ये देखो, ये जैंथियम का बीज है। जैंथियम के बीज पर कांटे से होते हैं और ये कांटे जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं और जहां जहां जानवर जाएगा वहां अलग अलग स्थानों पर ये गिरकर नए जैंथियम के पौधे को जन्म देते हैं। है ना बड़ी मजेदार बात कि पौधा चल नहीं सकता, लेकिन बीज के कारण अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर नए पौधे की उत्पत्ति कर सकता है, केवल बीज की सहायता से। और ये देखो, ये हैं सिरस की फलियां। सिरस की फलियां पक जाती हैं और पकने पर सूख जाती हैं। सूखने के बाद ये वहीं आसपास बिखर जाती हैं, जिससे दूसरे पौधे उग जाते हैं और इसी प्रकार धीरे धीरे अनेकों पौधे ज्यादा स्थान पर उग जाते हैं। और अब मैं आपको दानेदार जो बीज होते हैं उनको दिखाता हूं। जैसे गेहूं के दाने। गेहूं के दानों को पक्षी अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं। कुछ को खा लेते हैं और कुछ यदि कहीं गिर जाते हैं तो वहां पर नए पौधे उग आते हैं। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से बीज पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। परंतु अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि बीज किसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। बिल्कुल सही, बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशु पक्षियों, मनुष्य, वायु और पानी की सहायता से जाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैं बताता हूं। पशु पक्षियों, मनुष्य, वायु और पानी द्वारा बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना प्रकीर्णन कहलाता है। इसके विषय में हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। साथ ही बच्चों, दूर देश से पौधे हम अपने साथ भी ला सकते हैं। जैसे किसी दूसरे स्थान से हम फल, सब्जियां या अनाज खरीदते हैं और उन्हें अपने घर तक लाते हैं, और जब उनकी गुठली या बीज को उस स्थान पर फेंकते हैं तो एक अनजाने में ही हम एक पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला देते हैं। और अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूं जो हरित क्रांति के जनक हैं। आनुवांशिकी वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ। और बच्चों, उन्होंने 1960 के दशक में मैक्सिको, जो कि अमेरिका में है, के गेहूं के बीजों को गेहूं की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए। बच्चों, इन बीजों से देश में पहली बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई और ये स्वामीनाथन जी के अथक प्रयासों की वजह से ही देश में हरित क्रांति आई और इसीलिए उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और बच्चों, इस हरित क्रांति के बाद ही भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। परंतु बच्चों, कभी कभी जो हमारे उपयोगी बीज होते हैं उनके साथ कुछ ऐसे बीज भी आ जाते हैं जो खरपतवार के रूप में होते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। जैसे 1960 के दशक में गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए मैक्सिको से जो गेहूं की उन्नत किस्म भारत में लाई गई, उसके साथ गाजर घास के बीज भी आ गई और आज यह घास आप हर तरफ खरपतवार के रूप में फैली हुई देख सकते हैं। यह हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। वाह दादाजी, फिर तो हमें बीजों के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, ठीक कहा। परंतु दादाजी,
एक बात अभी भी मुझे समझ नहीं आती, पौधों के इतने अलग अलग प्रकार कैसे होते हैं? कैसे एक स्थान पर पाए जाने वाले पौधे दूसरे स्थान पर पाए जाने वाले पौधों से भिन्न होते हैं? बहुत कमाल की बात कही तुमने। पौधे स्थान, जलवायु और मिट्टी के अनुसार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूं, यह देखो, यह सबसे पहली प्रकार के पौधे हैं। इन्हें देखो, यहाँ मौसम सुहावना होता है और यहाँ उगने वाले पेड़ों की शाखाएं लंबी और पत्तियां घनी होती हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। और यह है दूसरी प्रकार के पौधे। देखा, बर्फ के अनुसार यहाँ ठंड बहुत होती है और यहाँ उगने वाले पेड़ लंबे व शंकु आकार के होते हैं। इनकी पत्तियां सुई जैसी नुकीली और पतली होती है। बताओ तो इसका क्या फायदा होगा? सही कहा, इससे उन्हें बर्फ से राहत मिलेगी। जब बर्फ गिरेगी तो इनकी जो शंकु आकार है उसकी वजह से पत्तियां बर्फ को अपने ऊपर नहीं रोक पाएंगी और बर्फ नीचे गिर जाएगी। साथ ही ये देखो, तीसरा प्रकार, यहाँ दलदल है और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बहुत लंबे हैं। इनके फल ऊंचाई पर लगते हैं और चारों ओर पानी ही पानी है और मौसम सुहावना होता है। इसीलिए ये उसी के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं। और ये आपके सामने एक सबसे अलग प्रकार के पौधे। यहाँ बहुत गर्मी है, चारों तरफ रेत ही रेत है और दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता। इसलिए पौधों पर पत्तियां कम और कांटे अधिक होते हैं। तो देखा, पौधे भी किस प्रकार से जलवायु के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करते हैं। क्यों दोस्त, समझ आया ना? हाँ, यह बहुत मजेदार था और मेरे मन की सभी शंकाएं भी दूर हो गई हैं। तो फिर चलो, जो हमारे साथ साथ इस वीडियो को देख रहे हैं उनको और अच्छे से समझाने के लिए कुछ प्रश्न करते हैं। आप भी हमारे साथ ये प्रश्नोत्तरी करो और अपनी कॉपी में भी लिखना। और आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस किस में बीज पाए जाते हैं? और आपके विकल्प हैं भिंडी, तोरी, अनार या उपरोक्त सभी। और आपका जवाब एकदम सही है, विकल्प घ। और प्रश्न 2 है दोस्तों, निम्न में से बिना बीज के पौधे चुनिए। आपके विकल्प हैं केला, सेब, चीकू या संतरा। और आपका जवाब है विकल्प क, यानी केला। और दोस्तों प्रश्न 3 है, वायु, जल और मनुष्य बीज के लिए कैसे उपयोगी होते हैं? और इसके विकल्प हैं बिजाई में, धुलाई में, कटाई में या फिर प्रकीर्णन में। और इसका जवाब है विकल्प घ, यानी प्रकीर्णन में। और दोस्तों प्रश्न 4 है, लंबे व शंकु आकार के पेड़ कैसे वातावरण में पाए जाते हैं? और आपके विकल्प हैं गर्म वातावरण में, बहुत ठंडे वातावरण में, समुद्र किनारे या सुहावने मौसम में। और आपका जवाब है विकल्प ख, यानी बहुत ठंडे वातावरण में। आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हो दोस्तों। प्रश्न 5 देखते हैं, हवा के द्वारा उड़कर बिखरने वाला बीज कौन सा होता है? और आपके विकल्प हैं आम का, आक का, संतरे का या फिर गन्ने का। और आपका जवाब है शाबाश, विकल्प ख, यानी आक का बीज हवा से उड़कर बिखर जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ा पाठ 8 बीज से बीज तक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। दिए गए प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।